सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे। अभी हमारी पिछली वीडियो क्लास से में जो है हिंदी पद साहित्य के इतिहास चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमारी दूसरी वीडियो क्लास है। इसके पहले हमने भारतेंद्र युग पढ़ा। आज इस वीडियो क्लास में हम जो है द्विवेदी युग पढ़ने जा रहे हैं। तो द्विवेदी युग के बारे में क्या है, भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग में कौन से मौलिक अंतर आए, कौन सी मौलिक बातें आई, इन बातों को जो है हम भारतेंद्र युग की तुलना करते हुए हम द्विवेदी युग के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो क्लास को। तो द्विवेदी युग में जो बात आई, ये बात इसमें चली कि जैसे जैसे क्रमशः हिंदी पद साहित्य का इतिहास आगे बढ़ा, क्योंकि भारतेंद्र युग जो है एक लंबे समय का काल था और द्विवेदी युग जो है कम समय का काल है, लगभग 20 वर्ष का काल है। तो इन 20 वर्षों में हिंदी पद साहित्य में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई पड़े, कौन कौन सी बातें नई आई, इन बातों को हम जानते हैं। तो द्विवेदी युग है, तो यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। द्विवेदी युग के बारे में कहा कि यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। यानी कविता को जो है भारतेंद्र युग में दो भाषाओं में कविताएं लिखी। कौन कौन सी? एक ब्रज भाषा, दूसरी खड़ी बोली। अब खड़ी बोली को आप लोगों ने जैसे जैसे समय काल घटा, द्विवेदी युग के बाद द्विवेदी युग के कवियों ने जो है खड़ी बोली को स्वीकार किया और खड़ी बोली को स्वीकार करने का उनका उद्देश्य जो भी रहा, वो जैसा भी रहा, तो उस तरीके से उन्होंने जो सोचा कि खड़ी बोली को हमको प्रतिष्ठित करना चाहिए और खड़ी बोली को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए द्विवेदी युग के कवियों ने कविता में खड़ी बोली को का प्रयोग किया। फिर क्या है, इस युग के प्रवर्तक आचार्य माननीय निशा द्विवेदी माने, जैसे भारतेंद्र युग के प्रवर्तक, भारतेंद्र युग के प्रवर्तक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को उसके प्रवर्तक माने। तो ठीक इसी प्रकार से इस युग के जो प्रवर्तक रहे आचार्य माननीय निशा द्विवेदी, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जो बड़ी प्रतिष्ठित थी और ख्याति लब्धि हुई, बहुत प्रसिद्धता अर्जित की। और इस पत्रिका में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसे लेखों का प्रकाशन किया जो समाज में नवजागरण करने का संदेश देते हैं। अब समाज में नवजागरण करने का संदेश देते हुए इसका क्या तात्पर्य? इसका अर्थ यह है कि जब हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश अंग्रेजों के प्रति गुलाम था, अंग्रेजों की दासता को जब झेल रहा था, तो उस दौर में देशभक्ति की अत्यंत आवश्यकता थी, लोगों को जागरूक करने की अत्यंत आवश्यकता थी। तो कैसे किया जाए कि अंग्रेजी शासन काल में, अंग्रेजों के शासन करते शासन काल में कोई भी भारतीय जो है अंग्रेज के विरुद्ध जाकर के काम नहीं कर सकता। अब यदि वो अंग्रेज के विरुद्ध जाकर के काम करेगा तो निश्चित है कि उसे अंग्रेज जो है सजा देते थे और सजा देकर उसे बंदी बना करके जेल में डाल दिया। द्विवेदी युग के कवियों ने ये विचार किया, मंथन किया कि आखिर समाज को, लोगों को जागरूक करना है, जन जन तक अपने संदेश को पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाया जाए, किस रूप में पहुंचाया जाए ताकि भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जो है वह जागरूक हो सके, देश के प्रति जागरूक हो, देश को आजाद कराने के लिए उसके मन में भाव जागरूक हो। इस बात को द्विवेदी युग के कवि समझते थे। इसलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती नामक पत्रिका में ऐसे लेखों का प्रकाशन किया जिससे नवजागरण का संदेश जाए। फिर इस पत्रिका में नए कवियों की एक नई मौत तैयार की।
इस काल में प्रबंध काव्य की लिखा है। अब इस युग की एक बात और विशेष बात कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी इस पत्रिका के माध्यम से नए नए जो कवि हुए थे, जो नए कवि हुए, नए कवि कविता लिखते थे, नए लेखक लेख लिखते थे, ऐसे कवियों और लेखकों को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अवसर प्रदान। अवसर क्यों प्रदान किया? क्योंकि वो जानते थे कि अब वो जो उनका जो समय है वो अपने समय तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हिंदी साहित्य का हिंदी गद्य विधाओं का जो लेखन कार्य था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सोच थी कि हमें अपने तक सीमित नहीं होना, हमको जो है नए लोगों की और वो नए लोगों की एक नए लोगों के समूह को हमको तैयार करना होगा, नहीं तो हिंदी साहित्य का जो विकास है वो स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी हिंदी साहित्य को, इतिहास को, हिंदी साहित्य के विकास को नहीं समझ पाएगी, उसे ठीक तरह से नहीं बढ़ेगा। इसलिए उनकी ये सोच थी कि हमें नए नए कवियों को, लेखकों को अवसर प्रदान करना चाहिए। इसलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पत्रिका के माध्यम से नए कवियों की और नए समूह तैयार। फिर एक बात और है कि इस काल में प्रबंध काव्य भी लिखे, परंपरा आरंभ हो गई थी कि काव्य को लिख करके कविताएं लिखी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके प्रबंध काव्य के प्रति ध्यान दिया और उन्होंने प्रबंध काव्य लिखना आरंभ किया। अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रजभाषा के श्रेष्ठ काव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर प्रतिष्ठित। इस काल में ब्रजभाषा को छोड़कर, देखिए ब्रजभाषा जैसे क्या होगा, भारतीय युग में ब्रजभाषा और खड़ी बोली इन दोनों बोलियों का चलन आया। दोनों बोलियों में आप लिखे गए कविताएं लिखी गई, लेकिन द्विवेदी युग के कवि ने ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली को सर्वाधिक महत्व दिया और उनके इस महत्वाकांक्षी भाव के कारण जो है खड़ी बोली द्विवेदी युग में पूर्णतः प्रतिष्ठित हुई और निश्चित रूप में अपने विकसित रूप को लेकर के वह सामने उभर कर आई और इस युग के कवियों ने बढ़ चढ़कर जो है खड़ी बोली का उपयोग किया और उपयोग करने के साथ में समाज में एक नई चेतना को विकसित करने का काम इस युग की करता है। तो इस तरह से ये द्विवेदी युग की बात थी। द्विवेदी युग में इस तरह से कवियों ने अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त किया। अब इस युग के जैसे जैसे यह युग अपने अवसान की ओर बढ़ने लगा, धीरे धीरे यह युग जब समाप्ति की ओर आने लगा, तो इस युग के लोगों ने, इस युग के कवियों ने विशेष प्रकार की कुछ बातों पर ध्यान दिया और उन बातों को ध्यान में रखते हुए कविताओं की रचना की। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इस युग की जो विशेषताएं थी, कविता की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार, जिसमें सबसे पहली विशेषता है देशभक्ति। यानी कहने का आशय यह है कि चाहे भारतीय युग की बात हो या द्विवेदी युग की बात हो, दोनों युगों में देशभक्ति की बात को कविताओं में समाहित किया गया है। उसका कारण केवल हमारी विरासत, अंग्रेजों की गुलामी थी। अंग्रेजों की गुलामी के कारण ही, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए ही द्विवेदी युग के कवियों ने अपनी कविताओं में देशभक्ति की भावना को शामिल किया। दूसरी विशेषता है अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। क्योंकि अंग्रेजी काल में बहुत सारी चीजें, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत जो है अपने हिसाब से, अपने तरीके से भारतवर्ष पर शासन करती थी और जो चिकित्सा सुविधा, ज्ञान की सुविधाएं हुआ करती थी वो अंग्रेजी व्यक्तियों को प्राप्त हुआ, भारतीयों के लिए कम। तो भारतीयों में ये बात धीरे
कहना चाहिए कि वो अंधविश्वास की ओर बढ़ने लगे, रूढ़ियों परंपराओं को अपनाने लगे, रूढ़ियों परंपराओं के अनुसार जीवन जीने लगे। तो कवियों ने इस बात को उल्लेखित किया अपनी कविता में कि यदि व्यक्ति अंधविश्वास और रूढ़िवादियों के अनुसार यदि जीवन व्यतीत करेगा तो उसका विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध करने का भाव है प्रकट। तीसरी विशेषता वर्णन प्रधान होता है। द्विवेदी युग के कवियों ने हमेशा वर्णन प्रधान, हमें कहना चाहिए तो उस युग के जो लोग हुआ करते, जो प्रतिष्ठित लोग होते थे, उनके शौर्य का वर्णन, उनके उस युग के समाज की सामाजिक चेतना का वर्णन, व्यक्ति विशेष की के स्वभाव को लेकर के वर्णन, ऐसे वर्णन प्रधान कविताओं का लेखन करते हैं। चौथा है मानव प्रेम। परस्पर प्रेम की भावना को विकसित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए द्विवेदी युग के कवियों ने मानव प्रेम से युक्त कविताओं का लेखन किया। पांचवी विशेषता प्रकृति चेतना। अब कवियों ने भी विचार किया कि केवल मानव समाज या व्यक्ति विशेष इन विषयों से हट करके प्रकृति पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यदि हम केवल विषय वस्तु मानव व्यक्ति विशेष की बात यदि करेंगे तो प्रकृति की ओर यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो प्रकृति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए द्विवेदी युग के कवियों ने प्रकृति चित्रण प्रधान कविताओं का लेखन किया। छठवीं विशेषता खड़ी बोली का परिनिष्ठित। खड़ी बोली का परिनिष्ठित यानी कहना चाहिए जैसे कि भारतीय युग में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं में कविताएं लिखी गई, लेकिन द्विवेदी युग में द्विवेदी युग के कवियों ने खड़ी बोली पर विशेष जोर दिया और उसे प्रतिष्ठित करने का हर संभव प्रयास किया। इसलिए उन्होंने खड़ी को अपने काल में खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप का प्रयोग बहुतायत में किया। ठीक है, तो इस तरह से ये द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे द्विवेदी युग के कवि और उनकी विशेषताएं। आगे है द्विवेदी युगीन कवि और उनकी रचनाएं। तो द्विवेदी युग में जिन जिन कवियों ने अपनी हिंदी साहित्य की यात्रा को जारी रखा, उनमें से कुछ ये 5 प्रमुख कवि हैं। और ये कवि जो हैं अपने युग के एक प्रतिष्ठित और मूर्धन्य कवि माने जाते थे, जिनमें सबसे पहले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्होंने अपनी इनकी जो प्रतिष्ठित रचनाएं रहीं वो है प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। दूसरे कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनकी प्रसिद्ध रचना रही पंचवटी और जयद्रथ वध। तीसरे कवि रामनरेश त्रिपाठी, इनकी प्रसिद्ध रचना मिलन और पथिक। चौथे माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी ये दोनों रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं, हिमकिरीटिनी और हिम तरंगिणी। पांचवें कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने काव्य मंजूषा और सुमन ये नाम की 2 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, ये मैंने प्रमुख रूप से 2 रचनाएं लिखी हैं। आप लोग और विस्तृत इसको पढ़ने के लिए आप अपने पाठ्यपुस्तक, जो आप लोगों की पाठ्यपुस्तक चलती है हिंदी विशिष्ट स्वाति, उसके अंतर्गत आप इनकी और भी रचनाओं को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर द्विवेदी युग जो है पूर्ण होता है। अब हम आगे बात करेंगे छायावाद की। तो द्विवेदी युग को यहीं पर पूर्ण करते हैं और फिर इसके बाद हम छायावाद को पढ़ेंगे।